अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फ़ारूक शेख। मदारिस के रजिस्ट्रेशन बिल से मुतल्लिक हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान के साथ ठन गई है और मामला किस तरफ जाएगा सबकी निगाहें इसके ऊपर हैं, क्योंकि मौलाना बहुत गरज बरस रहे हैं। मामला आपको समझा देते हैं ज़रा सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर। मदारिस की रजिस्ट्रेशन 2019 के अंदर इसका तरीक़ाकार तब्दील किया गया था और उस वक्त अंडरस्टैंडिंग से ये तय पाया था कि पहले मुल्क के जो मदारिस रजिस्टर करवाते थे सोसाइटीज़ एक्ट के तहत सनअत व तिजारत के अंडर, वो सारे के सारे महकमा तालीम यानी वज़ारत तालीम के अंदर एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसके अंदर रजिस्टर होंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान ने एक नया बिल या हुकूमत ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस करवाया जिसके अंदर ये हिमायत याफ्ता बिल में कहा गया कि 2019 से पहले जो तरीक़ाकार था उसको बहाल किया जाए और जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन है वो सोसाइटीज़ एक्ट के तहत ही हो। ये भी कहा गया है कि अगर एक से ज़ायद किसी मदरसे की ब्रांच है तो जो पेरेंट ब्रांच है यानी जो मेन मदरसा है सिर्फ वही रजिस्टर हो, बाकी सारी ब्रांचेस को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है और दीगर बहुत सारी तफसीलात हैं इसके अंदर। लेकिन मामला कहाँ पर उलझा है? मामला यहाँ पर उलझा है कि ये जो नया बिल है ये 2 असम्बलीज़ से यानी पार्लियामेंट से पास हो जाता है, सदर साहब के पास जाता है, सदर साहब इस पे दस्तखत नहीं करते, एतराज़ लगा के वापस भेज देते हैं। वो एतराज़ात काफ़ी लंबे 8 पॉइंट्स की सूरत में, और फिर आज हुकूमत खुलकर तो सामने नहीं आ रही लेकिन उलमा मशाइख के साथ बैठती है, एक इजलास होता है जिसमें ये मुतालबा किया जाता है हुकूमत से कि जो मदारिस हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार को ना छेड़ा जाए और जिस तरह वज़ारत तालीम के अंडर हैं उसी तरह से रहने दिया जाए। अब मौलाना फजलुर रहमान ने अब से कुछ देर पहले फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी सख्त लबो लहजे में उन्होंने ये कहा कि आज उलमा को उलमा के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। ये कहा कि वो तो कुछ फ़ैसला या अगला लाया अमल आज बताना चाहते थे लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी का भी जो रद्द अमल है उसका वो इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए वो कुछ दिन वेट करेंगे। 17 तारीख को उन्होंने कहा कि इजलास होने के सिलसिले में, इसलिए वो वेट करेंगे। लेकिन मौलाना की टोन बड़ी सख्त, वो ये समझते हैं कि उनसे वादा खिलाफ़ी हुई है, उनसे फ्रॉड हुआ है। मौलाना ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए जब उन्होंने वोट दिया, हिमायत दी, तो उसमें से एक मुतालबा मौलाना का ये भी था कि ये जो मदरसा रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार है इसको सही किया जाएगा, तभी दोनों ऐवानों से पास हुआ और हुकूमत ने सारे के सारे बिल के मामले के ऊपर अपना साथ दिया मौलाना का। लेकिन अब सदर ज़रदारी साहब ने उसके ऊपर एतराज़ लगा दिया और रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, इसके ऊपर इंतहाई तशवीश है और मौलाना साहब ने तो इशारा भी दे दिया है कि वो इस्लामाबाद आएंगे। ये मामला कहाँ जाता हुआ देखते हैं हमारे तज्ज़ियाकार, क्या ये खुश असलूबी से हल हो जाएगा? इस सवाल से शुरू करते हैं। हमें ज्वाइन करें इसके लिए फ़खर दुरानी साहब, सलीम साफ़ी साहब, महमूद सरफराज साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आप सबसे पहले कहिएगा किसके मौक़िफ़ में आपको वज़न लगता है और हुकूमत खुल के सामने क्यों नहीं आ रही इस चीज़ के ऊपर? हमने देखा आज भी इजलास में बैठे हुए थे वज़रा, लेकिन बड़े मोहतात अंदाज में ही उन्होंने कहा हम तजावीज़ पर अमल करेंगे, हम देखेंगे, लेकिन मामला हो क्या रहा है? शुक्रिया अलीना। इस प्रोग्राम में आने से पहले मेरी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से भी बात हुई और उनसे यही सवाल एग्जैक्टली मैंने पूछा कि क्या मामलात कोई गवर्नमेंट के साथ आगे रिज़ॉल्व होने के चांसेस हैं भी या नहीं है, और जो आपकी बैठक हुई हुकूमत के साथ उसका क्या बना है। तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये बताया है कि जो हमारी इनसे बात हुई है, जो बुनियादी तौर के ऊपर 8 एतराज़ात लगाए गए थे सदर साहब की तरफ से, वो रिज़ॉल्व हो गए हैं हमारे जो हुकूमती जो टीम है उनके साथ। रिज़ॉल्व वो कहते हैं हमारी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से ये जो 8 एतराज़ात थे उसके ऊपर जो कोई फुल स्टॉप, कॉमा और कोई इंग्लिश की जो दुरुस्तगी है वो करके वो किया जाएगा। हमने अपना जो फाइनल जो लाहे अमल है वो देना है 17 को, जब ये तमाम जो उलमा का एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें इसके हवाले से फ़ैसला होगा, उसके बाद होगा। वो ये कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से ये एश्योरेंस दी गई है कि ये मामला रिज़ॉल्व हो जाएगा 17 को, जो उलमा की तरफ से रिकमेंडेशंस आएंगी और जितना भी मामलात हैं वो तय हो जाएंगे, तो उसके बाद ही मौलाना की तरफ से भी। जबकि दूसरी तरफ वो फिर मौलाना फजलुर रहमान ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उलमा को उलमा के सामने लाया जा रहा है, तो ये मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी तौर पे नज़र यही आ रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो पीछे से ये सारा मामला जो है वो उसको बिगाड़ रही है। इस हवाले से भी मैंने जो कामरान मुर्तज़ा साहब से ही पूछा कि क्या असल मामलात हैं क्या, क्योंकि दोनों ऐवानों से जब ये मंजूर किया गया था बिल तो उसमें तमाम जो सियासी जमातें ऑन बोर्ड थी, तो अब ये एतराज़ात वो कहते हैं कि मेरी
इस हवाले से जो डायरेक्टोरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन है, उनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उन साहब से भी कंटिन्यूसली मुलाकातें हुई इसी बिल के हवाले से और ये मामलात के हवाले से। लेकिन मामला वो ये समझते हैं कि शायद ये जो मुक़्तदिरा है उनकी तरफ से कोई मसाइल या इस तरह के वो मामलात हैं जो कि वो शायद ये सियासी जमातें इतनी ज़्यादा वो ना हो, जितने ज़्यादा ज़िम्मेदार इसका जो रुकावट है या जो एक वो बना हुआ है उसमें ये शामिल हो सकता है। बहरहाल ये तो इनकी तरफ से जो कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ से है, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि जिस तरह हुकूमत ने एश्योरेंस दी है कि जो हमने आपके साथ वो किया था, जितने भी एश्योरेंसेस दी थी उसके मुताबिक 17 को नज़र यही आता है कि ये रिजॉल्व हो जाएगा। फ़खर, ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि ये बताया गया कि डायरेक्टरेट ने इस बिल पे इत्तफाक किया था? नहीं, वो कह रहे हैं कि जो डायरेक्टरेट जो है वो उससे हम एक चीज़ के ऊपर कोई एतराज़ आता था, वो दूसरे दिन हम उसका रिजॉल्व या उसका इशू का जो हल है वो लेके जाते थे, तो फिर हमें एक और नया एतराज़ सामने ले आया जा रहा था। तो बज़ाहिर यही लगता है कि वो डायरेक्टरेट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है वो इस हवाले से, और डायरेक्टरेट का मतलब है कि वो एक रिटायर्ड साहब हैं जो कि इसको हेड कर रहे हैं। तो बज़ाहिर यही लगता है कि इस पर मुक़्तदिरा को जो है वो कुछ एतराज़ात हैं। और अगर आप ये ऑब्जेक्शंस भी पढ़ें, ये जो 8 ऑब्जेक्शंस रेज़ की गई हैं सदर की तरफ से, तो उसमें भी यही एक तो बुनियादी तौर के ऊपर कि हम अगर ये इसको सोसाइटीज़ एक्ट के तहत या उसमें वो करते हैं तो फिर हमें ये FATF और ये ग्रे लिस्ट का हम पहले ही बड़ी मुश्किल से निकले हैं, तो उसके फिर दोबारा से कहीं ऐसा ना हो कि वो मसाइल सामने आ जाएं। फिर ये कि अगर एक सोसाइटी एक्ट के तहत मदरसा रजिस्टर होता है तो फिर उसी सोसाइटी में ही डिफरेंट जो मदारस और रजिस्टर हो जाते हैं, तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। ये सारी वो चीज़ें हैं जो वो कहते हैं कि हमारी इनके साथ बातचीत होती रही, हर गुजरते दिन के साथ नया नया जो है वो एक एतराज़ और नया एक मामला वो सामने आता था। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये जो पॉलिटिकल फ्रंट जो है वो सामने तो है, लेकिन असल जिनको मसाइल हैं वो पीछे बैठे हैं। अच्छा, हुकूमत खुल के क्यों नहीं सामने आ रही? वही हुकूमत खुल के हवाले से जो है वो यही बताते हैं कि जो एतराज़ात थे बज़ाहिर जो सदर की तरफ से लगाए गए, हमने ये इस हवाले से जब ये इनके साथ उठाया, हुकूमती जो डेलीगेशन है या जो हुकूमती टीम है उन्होंने तो ये हमें अश्योर कराया है कि हम इसकी जो लैंग्वेज है वो दुरुस्त कर देंगे, हम इसमें जो एतराज़ात हैं वो दूर करके 17 का ही इंतज़ार किया गया। और हुकूमत की तरफ से यही बताया जा रहा है कि हमारी तरफ से अब कोई इशू नहीं आएगा 17 के बाद। और मौलाना फजलुर रहमान भी 17 तक जो है वो उन्होंने अपनी पार्टी के जितने भी अरकान हैं उनको ये कहा है कि उसके ऊपर अभी फ़िलहाल वेट किया जाए और उसके बाद 17 के बाद ही अपना नया लाया अमल देंगे। सलीम साफ़ी साहब, आज हमने देखा कि उलमा मशाइख बड़ी तादाद में जमा हुए और उन सब ने मुतालबा किया कि जिस तरह से निज़ाम है 2019 के बाद से वैसा ही कायम रखा जाए। लेकिन फिर मौलाना फजलुर रहमान आए और उन्होंने ये कह दिया कि उलमा को उलमा के सामने खड़ा किया जा रहा है। क्या समझते हैं मामला किधर जा रहा है, और आपको टोन क्या लग रही है मौलाना फजलुर रहमान की? नहीं, दरअसल देखें कि इसमें बुनियादी बात क्या है। बुनियादी तौर पर तो ये बिल जो था ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के दौरान मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से सामने लाया गया। फिर हुकूमती टीम जो थी उन्होंने इस बिल को देखा, इसके जो कोई निक्स नुक्ते वो दुरुस्त कर दिए। उसके बाद असम्बली में पेश हुआ, सेनेट में पेश हुआ। तो इस पूरे अमल के दौरान, और उसमें ये सिर्फ हुकूमत भी नहीं थी बल्कि उस बिल पे मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए पीपल्स पार्टी ज़्यादा एक्टिव थी। बिलावल भुट्टो ने मौलाना के घर के ज़्यादा तवाफ़ किए हैं बनिस्बत मुस्लिम लीग नून के। तो उसके बाद एक चीज़ या तो नाअहली है कि इनको इस बिल का ये पहलू नज़र नहीं आया कि अब उसमें उनको नकाइस नज़र आ गए कि वही इससे इसकी खिलाफ वर्जी होगी या उसकी खिलाफ वर्जी होगी। तो सब कुछ इन्होंने खुद किया और उसके बाद अब बाकी बिल का जो बाकी हिस्सा बाकी बिलों पे दस्तखत कर लिए और इस बिल पे एतराज़ात लगा दिए। तो एतराज़ तो उस सूरत में लगाते अगर बिल की तैयारी में या बिल को पेश करने में या बिल पे डिबेट में पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा ना होता। तो मेरे ख्याल में मौलाना के साथ हुकूमत की तरफ से वादा खिलाफी हो रही है और उस वादा खिलाफी को मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे ये आने वाले वक्त बताएगा।
सर आपका अंदाज़ा क्या है? आप मौलाना को जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, और बल्कि मुझे याद है जिस वक्त कि बिल का तरमीम का सारा मामला चल रहा था उस वक्त आप बड़े क्लोजली सारी ख़बरों से जुड़े हुए थे। उस वक्त एक तो ये, क्या इस बिल के ऊपर कोई मौलाना से मुशावरत नहीं हुई, या वैसे हुकूमत ने या पीपल्स पार्टी ने अपने तहीं इसको नहीं देखा था, कहा बस मान लो तरमीम पास करवा दो, या फिर ये आफ्टर थॉट के उसमें आए? और मौलाना साहब अब आगे क्या कर सकते हैं? नहीं, न सिर्फ ये कि अपनी तरफ से उनकी मुकम्मल मुशावरत हुई थी, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने अब इस बिल के पास होने की कामयाबी को पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया। और मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो कराची से स्पेशली मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद देने के लिए आए, और इधर आके उनको चुका भी उन्होंने पहना दिया। तो ये सब कुछ हुकूमत के सामने हो रहा था, तो उस वक्त हुकूमत ने इन नकाइस को क्यों नहीं देखा जो अभी उनको नजर आ गए हैं। अच्छा सर, क्योंकि मौलाना को आप कुछ ना कुछ उनकी समझ सकते हैं तबीयत को, तो ये बताएं क्या एक्सपेक्टेड आपको लगता है? मौलाना 17 को कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, और जो उन्होंने इशारा जिस तरफ किया इस्लामाबाद आने का उसके ऊपर वो अमल कर सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि मामला उस एक्सट्रीम तक नहीं जाएगा और कोई दरमियाना रास्ता निकाल दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि एक तो हुकूमत को खुद भी नदामत की शिकार है, और कल मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो वकील है उन्होंने कह दिया है कि वो गवर्नमेंट उनके साथ मसरूफ़ है, उनके साथ राब्ते में है। और आज चारसदा में मौलाना फजलुर रहमान ने भी ज़्यादा सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की। तो मेरे ख्याल में कि हुकूमत और मौलाना साहब कोई दरमियाना रास्ता निकालने में कामयाब हो जाएंगे। भट्टी साहब आप कहिएगा, इतना कुछ हो गया बड़ा, हमने देखा 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कितने दिन बैठकें चलती रहीं। हमें साफ़ी साहब तो बता रहे हैं कि बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर मुशावरत भी हुई थी। अगर फ़ख्र वाले मामले के ऊपर 2 मिनट के लिए आगे बढ़ा जाए तो क्या समझते हैं, क्या ताकतवर हलकों के इल्म में उस वक्त ना था? क्या उनकी आशीर्वाद इसको हासिल ना थी? ये आफ्टर थॉट था? ये क्या हुआ? अब क्यों मसला है? मैडम शेख, ये अभी फ़ख्र ने कहा कि ये मुक़्तदरा का मामला है। नहीं, ये मुक़्तदरा का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है। अभी कहा गया कि मुक़्तदरा इसके पीछे हैं। नहीं, इसके पीछे पूरे पाकिस्तान को होना चाहिए। हम फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को पे बात डाल के समझते हैं कि पता नहीं ये वो काम होगा जो अवाम की विल नहीं होगी। अक्सर ऐसा नहीं होता। आपको पता है फैटफ में से किस तरह हम निकले इमरान खान दौर में, और किस तरह GHQ में इसका सेल बना था, किस तरह हमने कंसल्टेंट हायर किए, किस तरह हमने एड़ियाँ रगड़ी, और किस तरह हम इस मामले से निकले। अब इस फैशन से निकलना चाहिए, मसाइल को देखना चाहिए। जो मुक़्तदरा या इस्टेब्लिशमेंट गलत कर रही है उस पर कहना चाहिए कि ये गलत है, लेकिन जो मुक़्तदरा या इस्टेब्लिशमेंट मुल्क का सोच रही हो जिस मामले में, उस पर यह फ़ौरन कह के क्या इस हुकूमत, ये जो नाहल 47 की मैंडेट लेस हुकूमत है, इसको शर्म नहीं आई जब ये इस तरह का शर्त मानते हुए, इसको खौफ खुदा नहीं आया इस तरह की शर्त मानते हुए कि ये क्या, कौन सी शर्त मौलाना साहब की मान रहे हैं? जब वफाकी वजारत तालीम और इत्तेहाद तंजीमात मदारस पाकिस्तान 29 अगस्त 2019 को इमरान खान दौर में शफकत महमूद जब वज़ीर तालीम थे, जब मुआहदा हो गया था और उस पर तकी उस्मानी, हनीफ जालंधरी, मुनीबुर रहमान, साजिद मीर, यासीन ज़फ़र, अब्दुल मालिक, अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी, डॉक्टर अताउर रहमान, मौलाना अफजल हैदरी, डॉक्टर मोहम्मद नजफ़ी, ये सारे दस्तखत कर चुके थे। और दूसरी तरफ शफकत महमूद और अरशद मिर्ज़ा जब सेक्रेटरी उस वक़्त वो तालीम के थे, उनके दस्तखत हो चुके थे। 37,000 से ज़ायद मदरसों में से 18,000 मदरसे रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी। और ये तो तब इस हुकूमत को क्या तकलीफ़ थी? क्या इसको पंगा पड़ा हुआ था कि फिर से एक मसला जो एक आपको पता नहीं, इस हुकूमत को नहीं पता था? क्या सारा फ़ौज को ही पता है कि क्या मामला फैटफ का होना चाहिए? क्या फ़ौज कहेगी कि आप जाके चले जाओ इसराइल हिजरत कर जाओ, तो ये हुकूमत इसराइल हिजरत कर जाएगी? इस हुकूमत को नहीं खौफ खुदा था? इतने बड़े बड़े दग्गज किस्म के नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी, बिलावल, मरियम भुट्टो, आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़, पता नहीं कौन कौन, मोहसन नकवी साहब, इनको नहीं पता कि हमारे साथ क्या होना है?
जब मुआहदा हो चुका था वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन का, जब 12 रीजनल दफ्तर रजिस्ट्रेशन के कायम हो रहे थे, जब वजारत तालीम मदारस के अदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद अथार्टी होगी, ये तय हो गया था। जो मदरसे रजिस्टर नहीं होंगे इन्हें हुकूमत बंद कर देगी, जो मदरसे रजिस्ट्रेशन के कवायद व ज़वाबत नहीं मानेंगे उनके रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी। शेड्यूल बैंकों में अकाउंट खुलेंगे, इनके मदरसों के तालिब इल्मों को FA B मैट्रिक में आगे तालीम मिलेगी, इनके वीज़ों के लिए हुकूमत ट्राई करेगी। ये मुआहदा क्या कम था? लेकिन पता है मसला क्या है? मसला ये है कि 26वीं आइनवी तरमीम में फंस गई थी ये हुकूमत। मौलाना साहब दुला थे, तो मौलाना साहब जो थे वो नया मुआहदा चाहते, रजिस्ट्रेशन मुआहदा चाहते थे सोसाइटी एक्ट के तहत। मौलाना ने बारगेन किया, हुकूमत पाँव में पड़ी हुई थी। और फिर इस हुकूमत की चालबाजी देखें, मुल्क छोटा पड़ गया, फैटफ गायब हो गया, IMF गायब हो गया। जो हम पे ये भारत और बाकी मुल्क लगा के बैठे हैं कि इनके मदरसे दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं, जो कि गलत है, वो सारे गायब हो गए। इन्होंने फ़ौरन ना सिर्फ मान लिया मौलाना साहब का काम, बल्कि बाद में ड्रामा देखें, इनका चतर चलाकी देखें। सेनेट से भी मंजूर करवा लिया, कौमी असम्बली से भी मंजूर करवा लिया। अब सदर के पास जाते हुए रस्ते में कोई ख्याल आया था कि हमने रोकना है, ये करना है। ओ भाई, ये ज़माना है रजिस्ट्रेशन का। मदरसे रजिस्टर्ड होने चाहिए, कितने शाखें हैं पता चलनी चाहिए, कहाँ से फंडिंग आती है पता चलनी चाहिए, कितने बच्चे हैं उसमें पता चलने चाहिए, वो क्या तालीम हासिल कर रहे हैं पता चलना चाहिए। ये इस्टेब्लिशमेंट का काम है या ये सारा इस्टेब्लिशमेंट ने करना है? इस हुकूमत ने नहीं करना था। इस हुकूमत को अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कहा भी था कि आप मौलाना साहब की मान लो, तो ये आगे से नहीं बोल सकते थे कि हम तो फैटफ से अभी बड़ी मुश्किल से निकले हैं। तो इस हुकूमत को कोई खौफ खुदा है? अब अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन आ गए हैं, अब उधर आ गए हैं। कभी मौलाना साहब को कहते हैं IMF माइंड ना कर जाए, फैटफ में हम ना फंस जाएं। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त आपको फैटफ या ये मुल्क याद नहीं था? और हम गरीब आवाम जो पहले ही पिसे हुए हैं IMF के और बाकी सारों के, तो इन्होंने ड्रामा किया मौलाना साहब के साथ, इन्होंने चतर चलाकी की, इन्होंने मुल्क का नहीं सोचा। इस हुकूमत ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम तो हो जाए, फिर मौलाना साहब के साथ बैठ जाएंगे। अब मौलाना साहब उस पर खेल रहे हैं। आप पहले ही वो क्यों मानते हैं जो आप नहीं कर सकते, जिससे मुल्क को नुकसान हो सकता है, कौम को नुकसान हो सकता है, हम सारों को नुकसान हो सकता है। और मौलाना साहब को भी कोई अब सोचना चाहिए कि अगर इस हुकूमत ने बेवकूफ़ी कर दी तो क्या इसमें मुल्क का फ़ायदा होगा? सिर्फ फंडिंग के लिए या सिर्फ कोई चीज़ छुपा कर पूरे मुल्क मुश्किल में आ सकता है। तो इस कौमी धारे में लाएं। ये मदरसों का भी फ़ायदा है, ये बच्चों का भी फ़ायदा है, ये मुल्क का भी फ़ायदा है। इस फार्म 47 की जाली और नालायक हुकूमत को छोड़ें, मुल्क का सोचें। मौलाना साहब इनके साथ बैठें, कोई नई तहरीक ना चलाएं। हम पहले बुरहान में, ये नहीं हो सकता जो मौलाना साहब चाहते हैं, और जो हुकूमत ने माना वो भी नहीं हो सकता था। लिहाजा आप बैठें और बैठकर इस मसले को हल करें। सर, आपको लगता है बैठ के मसला हल हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हल होगा। और ये 17 से पहले पूरी उम्मीद है आप? 18 हो जाए, 19 हो जाए, इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। आपने अपने मुल्क को फंसाना है, इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। ये तो अंदर की सियासत है, बाहर आप हालात देखें अपने मुल्क के। ठीक है, एक लम्हे में आपको लग पता जाएगा। ठीक है, होना चाहिए, होगा इंशाल्लाह। आप इतने पुरएतमाद क्यों हैं सर? क्या कुछ ऐसा चल रहा है पीछे जो हमें पता नहीं है? मैडम शेख, पीछे नहीं चल रहा, आगे भी देखा करें। आपका पीछे देखना पता नहीं कब खत्म होगा। आगे देखें जो मुल्क फंसने वाला है। अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन ना की, अगर इन्होंने वो मुआहदा ना किया सर, वो तो जब ये दोनों असम्बलियों से पास हो रहा था, जब डीलिंग हो रही थी आगे, तो वो सब कुछ सामने नजर आ ही रहा था ना। लेकिन महमल, अपनी जगह ये सवाल कि क्या आपके भी ख्याल में हुकूमत ने गेम कर दी मौलाना के साथ और वो समझ रहे थे कि हम हैंडल कर लेंगे कहीं ना कहीं, और अब हैंडल नहीं हो रहा है, या कुछ और है? देखिए लीना, सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि हमने देखा है कि हमारे मुल्क के अंदर जो एक रिलीजियस राइट है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने अपना लिया है कि वो अबव द लॉ है और वही डिक्टेट करेंगे कि क्या होगा। कोई अगर आईनी तरमीम होनी है, कोई अगर आइन के अंदर चीज़ होनी है, सोसाइटी कैसे चलेगी, वो सब चीज़ों में वो अपने इंटरेस्ट जो हैं वो सेफ गार्ड करते हैं। अब आप देखें, पाकिस्तान का एक तालीमी निज़ाम है जिसको रेगुलेट करने के लिए बॉडीज़ हैं। अब मदरसे जो है वो
तालीमी निज़ाम के ही अंडर आते हैं क्योंकि वो तालीम दे रहे हैं। तो क्या उनको रेगुलेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अलीना प्रॉब्लम क्या होती है, जब इस तरह की चीज़ें यानी कि हुकूमत निगोशिएट करती है किसी चीज़ के लिए, वोट के लिए, वैसे ओवरऑल अगर आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर रियासत जो है ना हर मौके पर इस रिलीजियस राइट को इस्तेमाल करती है अपने सियासी मकासद के लिए, और इसी वजह से ये जो रिलीजियस राइट है ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ये इस तरह से थ्रेट भी कर सकते हैं, ये अपनी बात भी बनवा सकते हैं। आप देखिए अगर अमेरिका को मैसेज देना था मुशर्रफ के टाइम में तो उधर खैबर पख्तूनख्वा में MMA की गवर्नमेंट बनवा दी गई। नून लीग की हुकूमत के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करना था तो फैज़ाबाद धरना हो गया। तो उसके बाद अभी भी हमने देखा, और इस तरह की बहुत सारी हमें एग्जांपल्स मिलती हैं, यानी अगर कोई जजमेंट पसंद नहीं आई तो फिर उसके बाद रियासत खड़ी होगी किनके साथ? रिलीजियस राइट के साथ, ना कि ये कि अदालती निज़ाम के साथ। तो ये जो हमने चीज़ देखी ना कि जो अपीज करते हैं, इनको स्ट्रेंथन करते हैं, उसी की वजह से ये शय मिलती है। अब जो इस वक्त मामला है, जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल तालीमी निज़ाम के अंदर रेगुलेशन ये सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकालना चाहिए। मौलाना साहब के साथ हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए सब कुछ किया। मौलाना साहब का एक गिला रहा है, हमने देखा है इन इलेक्शंस के बाद के उन्होंने क्योंकि एक जिस तरीके से हुकूमत का साथ दिया था PDM के अंदर, लेकिन उनको लगता है कि इस हुकूमत के अंदर उनको उनका शेयर नहीं मिला, तो वो उसकी वजह से अपने कुछ मुतालबात मनवाना चाहते हैं, ये उनमें से एक है। लेकिन इसको रिजॉल्व करना होगा, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर ये बैठ जाएं और अगर ये 17 तक जिस भी तारीख तक की रिजॉल्व ज़रूर करें, हुकूमत को भी इसमें देखना चाहिए कि ऐसे जिस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब मौलाना साहब जो हैं वो रहते तो निज़ाम के अंदर, सियासी निज़ाम के अंदर रहकर बात करते हैं ना, तो अगर आप उनके साथ आपने एक की थी कोई कमिटमेंट, उसको उनको समझा कर जिस भी तरीके से इसको ठीक किया जाए, और एक्चुअली तो प्रॉपरली मदरसों को रेगुलेट और ये होना चाहिए, और मदरसा रिफॉर्म्स भी होने चाहिए जो हम कब से सुन रहे हैं लेकिन वो हुए नहीं। फ़खर, भट्टी साहब ने इससे पहले पॉइंट्स उठाए, उसका कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि मैं भट्टी साहब की उससे तो अग्री हूँ कि जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुकूमत ने पहले जो भी इन्होंने वो तय किया था, वो पहले ही इनको सारा सोचना चाहिए था कि उसकी कोई रिपरकशंस हो सकती हैं या कोई रुकावटें हो सकती हैं। लेकिन अगर ये तय कर लिया था तो फिर उसके बाद देखें, जो पार्लियामेंट में कोई भी कानून साजी होती है तो उसका हर एक पॉइंट, फुल स्टॉप, नुक्ता, कॉमा, ये उस सब के ऊपर गौर किया जाता है कि क्योंकि उससे मकासद ही तब्दील हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, ये इनको पहले ही ये डिस्कस करना चाहिए था, कायमा कमेटियों में ये था। तो ये मामला जो है, मेरा ख्याल है कि ये अब जो हुकूमत ने एश्योरेंस दी है तो बज़ाहिर यही लगता है, और ये जो JUI-FA के भी रहनुमा हैं वो भी ये कह रहे हैं कि शायद 17 के बाद ये जो मामला है रिजॉल्व हो जाएगा। एक चीज़, मुझे एक ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट से मुतालिक बात कर रहे हैं, जो एतराज़ात और इस वक्त हुकूमत और मौलाना के दरमियान में ठनी हुई है उसके ऊपर। आपने पॉइंट उठाया ब्रेक पे जाने से पहले, बेटर भट्टी साहब को जवाब दिया फ़खर, लेकिन भट्टी साहब आपके बुनियादी नुक्ते के ऊपर एतराज़ कर रहे थे। आपने कहा कि इसमें हुकूमत का मसला नहीं है, इसमें दरअसल जो ऑब्जेक्शन आ रही है वो फैटफ के सिलसिले में आ रही है, सॉरी वो मुक्तदरा से आ रही है। तो भट्टी साहब ने बताया कि जी क्यों चेंज किया गया, क्या मसला है, बेहतर क्या तरीका है, उसका कैसे जवाब देंगे? वही बात है। देखिए अलीना, ये जो ख़ास तौर के ऊपर जो सोसाइटीज़ के अंडर जो सदर की तरफ से भी ये नुक्ता उठाया गया है या जो पॉइंट उठाया गया ऑब्जेक्शन, वो भी यही है कि ये अगर हम सोसाइटीज़ के अंडर इसको वो करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो उससे हमें फिर एक बार बड़ी मुश्किल से हम फैटअप से निकले हैं, और ये जो इंटरनेशनल जितनी भी एम्बार्गोज़ हैं उससे वो किया है, अब दोबारा से आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक जो वैलिड ऑब्जेक्शन है, लेकिन मेरी इस हवाले से जो JUI-FA के रहनुमा से बात हुई, वो ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें, बातें सिर्फ कहने की हद तक हैं, बुनियादी तौर के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, और यही वो वजह है कि हुकूमत ने सारा कुछ उसी तरह कता कलामी की माजरत। अगर ये सब कुछ नेगोशिएशन के वक्त हुकूमत को पता था, ये एतराज़ात भी पता थे, तो उस वक्त क्यों चुप करके बैठे रहे? क्या हुकूमत ने गेम की है? इसमें कोई शक नहीं है, ये हुकूमत ने मौलाना के साथ गेम की है और खिलाफ वर्जी की है, लेकिन जब इसका बाद में कोई इस तरह के जो रिपरकशंस और ये सामने आए हैं, तो उसके बाद वही हो रहा है कि ये अपनी निज़ामत छुपाने के लिए। तो फिर सर ये इल्ज़ाम कैसे डाल सकते हैं मुक्तदरा के ऊपर, जो आपका इनिशियल आर्ग्यूमेंट था?
वो जो JUI की तरफ से देखें, ये जो JUI की तरफ से जो मुज़ाकरात किए जा रहे थे हुकूमत की तरफ से, और उनको ये कहा गया है कि ये जो डायरेक्टोरेट है रिलीजियस एजुकेशन के हवाले से उनके साथ भी ये मामलात को ये डिस्कस किया जाना चाहिए। वहाँ पे ये जो JUI की तरफ से वो कहा जाता है कि ये जो एतराज़ात, हम एक एतराज़ उठाया जाता था वो एड्रेस करते थे, तो दूसरे दिन हमें एक और नया एतराज़ वो सामने ले आया जा रहा था। तो उससे बज़ाहिर वो ये कहते हैं JUI की तरफ से कि इसका जो हुकूमत से भी ज़्यादा जो इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं या इसको रोकने के हवाले से वो जो मुक्तदिरा है वो है। भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैडम शेख, ये प्लीज़ इसको इतना सिंप्लीफाई ना करें। ये गेम, हुकूमत तो फारिग है ना, उसको तो छोड़ देना। हुकूमत तो झूठी है, हर मामले पे झूठ बोलती है। हर मामले पे, कोई मामला देख लें उस पर हुकूमत ने झूठ बोला है, चतर चलाकी की है। हुकूमत ने गेम मौलाना साहब के साथ नहीं की, इस मुल्क के साथ करने की कोशिश की है। ये हुकूमत कर ही नहीं सकती थी। और आप समझते हैं ना कि उस वक़्त आप, यानी अगर उस वक़्त मुक्तदरा को कहना चाहिए था कि भाई ये मौलाना साहब की ना माने, क्यों भाई मुक्तदरा को कहना चाहिए था, क्यों इस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहिए था? हुकूमत को नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होना है बाद में, हम ये नहीं मान पाएंगे। करें ना आज जरदारी साहब उस पर दस्तखत करें, फिर आगे भेजें। कौमी असम्बली और उनके जिस फ़खर कह रहा था फुल स्टॉप कामा भी देखा जाता है, कभी देखा गया बिलों पे फुल स्टॉप काम में? एक दिन में 150 बिल पास होते हैं, पता ही नहीं होता। 26वीं आईनी तरमीम का नहीं पता था, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को भी नहीं पता था उस वक़्त तक। तो ये हाल है आपका। आप इस तरह करते हैं कौमी असम्बली और सेनेट को मिस यूज़, इस तरह आप अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मुल्क को मिस यूज़ करते हैं कि आप कर दें। जरदारी साहब और सारे इतने बाख्तियार है ना, करें ना, फिर करें, बिस्मिल्लाह करें, उस पर साइन करें और फिर आगे देखें। पहले आपके IMF की शराइत पूरी नहीं हो रही, दुनिया पहले आपको मशकूक समझती है, ऊपर से आप ये फैटफ वाला भी अपने फिर गले डाल लेंगे। आप फैटफ से निकल भी नहीं पाएंगे बाय द वे, अगर दोबारा हो गया तो। इतने अरसे के बाद आप मुश्किल से निकले थे। आप नहीं चाहते कि मदरसे के बच्चे भी हमारे जैसे हों, हमारे जैसे बच्चे उनकी जैसी तालीम हासिल करें, उनके जैसे माहौल उनको मिले, वो उनके जैसे वो एटमॉस्फेयर लें। तो इसलिए बराए मेहरबानी इसको हर चीज़, आपने चौथी मरतबा फ़खर से पूछा, आप 5वीं मरतबा फिर पूछिए कि मुक्तदरा के पॉइंट पे क्या कहना चाहता है। तो ये नहीं, मुक्तदरा का इशू नहीं है मैडम शेख, ये मेरा इशू है। मैं इस मुल्क का बासी हूं। आपके पॉइंट का पूछा था भट्टी साहब, टेंशन ना लें, आपका नाम ले लेती हूं। फिर पूछें, 7वीं मरतबा फिर पूछे हुर्रियत पसंद से, फिर आगे पूछे जरा। ये मुक्तदरा का मामला नहीं है, फौज का मामला नहीं है। अगर मुक्तदरा एस्टेब्लिशमेंट से हम एक स्टेप आगे जाएं, हर बात फौज पे डाल देनी, ये इसको कोई मुल्क का भी तो सोचे ना। बैकडोर पे क्या होता है? शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब, मरियम साहबा और मोहसिन नकवी साहब। कोई भट्टी साहब सिर्फ बिल्कुल यही सवाल था उनसे, उनका अगर आपने जवाब बाद में सुना होता है। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात की बात करनी शुरू हो गई है और हर जगह पर न सिर्फ कमेटी बना दी है बल्कि अब बयानात भी आने शुरू हो गए हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं पहले, और अगर मुज़ाकरात में बात आगे नहीं बढ़ती तो फिर सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। आज उमर अयूब साहब ने नया बयान दिया और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इंसान हो या फरिश्ते, किसी से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब याद होगा आपको, इससे पहले बड़ी क्लियर ये बात आ रही थी सामने कि शायद सिविल नाफरमानी की तरफ बढ़ा जाए और इशारा भी दे दिया गया था। इस बात को हुकूमत ने बड़े आड़े हाथों लिया और तनकीद की, कह रहे मज़हिका खेज़ है सिविल नाफरमानी की बात। और ये ख़बरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बानी PTI के ख़िलाफ़ मुबैना बगावत का मुकदमा बनाने की तैयारी भी हो रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है, उसमें ज़्यादा वज़न है, या फिर PTI के? ये हम अपने तज्ज़ियाकारों से जानना चाहते हैं। आप बताइएगा, ये जो महमल शिफ्ट हुई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक पॉलिसी, और अब वो ये कह रहे हैं आगे बढ़कर कि मुज़ाकरात करेंगे, इसके लिए कमेटी भी बनाई है, क्या समझती हैं, क्या ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए? देखिए लीना, मेरे ख्याल में ये एक बहुत अहम पेशरफ्त भी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है PTI के लिए। हमने माजी में देखा है, मैं इधर आपको पता है कि पहले एग्जांपल्स भी दे चुकी हूँ और आपको ये बता भी चुकी हूँ
कि PMLN के अंदर एक सीनियर लीडर्स की एक क़यादत है जो कि जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि PTI के साथ बातचीत होनी चाहिए और PTI एक रियलिटी है और हमें इसको इरेज करने की या इसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें इनसे एक पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये है और हमने ये देखा है लीना, आप पुराने यानी अगर आप बहुत पहले जाना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि जब खान साहब जो थे वो इलेक्शन की कैंपेन में जब गिरे थे तो मियाँ साहब ने सस्पेंड कर दी। उसके बाद हमने देखा 126 दिन के धरने के बाद भी वो बैठ के इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी और नून ने डिस्पाइट एवरीथिंग उन्होंने साइन भी किया था। अच्छा, फिर पिछली हुकूमत के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब इलेक्शन की डेट पे भी तय हो पा गए थे और बाद में फिर खान साहब नहीं माने थे। अभी भी जब ये इलेक्शंस हुए हैं इसके बाद एक PTI के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो हुकूमत बना लेते पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, लेकिन उन्होंने नहीं। अब जो है मेरे ख्याल में ये एक इसलिए अहम पेशरफ्त है कि ये मौका इनको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अलीना देखें जो भी है एक लॉन्ग टर्म व्यू है, नून लीग पीपल्स पार्टी का एक सियासी व्यू है। लेकिन हमने देखा है कि खान साहब का जो एक रवैया था हमेशा कि इनसे बात नहीं करनी और सिर्फ वो कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। अब एस्टैब्लिशमेंट से अगर जो बात करनी है लीना, वो क्या करेंगे कि आप ये हुकूमत यानी आप इंटरवीन करें, आप ये हुकूमत गिराएं, आप नए इलेक्शंस कराएं, उन इलेक्शन में हम जीत के आ जाएंगे। अच्छा, ये पहली चीज़ तो ये कि आप यानी कि चाहते हैं कि उनकी इंटरवेंशन हो। दूसरी चीज़ ये कि जिनके साथ आपने इतनी जल्दी आपकी टसल आगे बढ़ी हुई है, आप इतनी जल्दी उनको बुरा भला भी कहते हैं हर चीज़, तो वो आपके लिए ये क्यों करेंगे? इसीलिए सियासी जमातें ये समझती है कि अगर ये हमसे बात करें, और मैं आपको सोर्सेज से एक और चीज़ भी बता दूँ जी, ये सियासी जमातें कहती हैं कि अगर हमारी इनसे बातचीत हुई और कोई एग्रीमेंट तय हुआ तो उनमें एक चीज़ जो हम तय करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जिस तरह रिलीफ है या जेल में सहूलियात और बहुत सारी चीज़ें कुछ और रिकॉर्ड हुई है। एक ये है कि वक्त से पहले इलेक्शंस भी करवा दिए जाएंगे, इस पे भी डिस्कशन हो सकती है। वक्त से पहले का ये मतलब नहीं है कि अभी हुकूमत चली जाएगी, वो आगे भी कुछ साल चलेगी, लेकिन ये हो सकता है कि 6 महीने पहले, साल पहले जो यानी कि डेट होनी है 5 साल की, कबल अज वक्त इलेक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब PTI अपना रवैया चेंज करेगी, जब वो बात करेगी, वो निगोशिएटिंग टेबल के ये जो उमर अयूब साहब का आज बयान है, ठीक है। अभी अलीना सिर्फ मैं ये बता दूं सिर्फ एक बात मैं जरूर कहूँ कि पॉलिटिकल स्पेस जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं निकालती, पॉलिटिकल स्पेस सिर्फ और सिर्फ सियासी लोग लेकर देते हैं। इसलिए PTI को ये रूल समझना चाहिए कि हम सियासतदानों से बात करेंगे, सियासी जमातों से बात करेंगे तो ही कोई चीज़ निकलेगी। अच्छा। ये मुक्तदरा के थ्रू नहीं निकल सकता। सबसे थोड़ी सी मुख्तसर तज्जिया करने की गुजारिश, टाइम बड़ा कम रह गया। भट्टी साहब आप बताएं, इंसान हो या फरिश्ते हों, मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। उमर अयूब साहब का बयान, इसको किस तरह से इसका तज्जिया किया जाए? क्या सियासतदानों के साथ भी बैठने को तैयार हैं वो, सब लोगों के साथ बैठने को तैयार हैं वो, और क्या ये हिकमत अमली में एक शिफ्ट है? सियासतदान इंसान या फरिश्तों की कैटेगरी में आते हैं मैडम शेख? अगर आते हैं तो मेरा ख्याल है उमर अयूब फिर उनकी बात कर रहे होंगे। अगर इन दोनों में नहीं आते, खलाई मखलूक में आते हैं जो मुस्लिम लीग नून और वो पहले कहती थी, तो फिर शायद उमर अयूब सियासतदानों के साथ नहीं बैठना चाहते। ये हमें क्या रोज़ आप बताते हैं कि मियाँ साहब घर पहुँच गए थे। ये मियाँ साहब ये जो मैंडेट चुरा कर आज मौजें कर रहे हैं, ये वही मियाँ साहब हैं जो बनी गाला चले गए थे। और ये क्या बताते हैं, सानिया APS पे इमरान खान धरना कॉल ऑफ करके साथ बैठा था, आज क्यों नहीं बैठते? कितने झूठे मुकदमे बना रहे हैं, जाली मुकदमे बना रहे हैं। आज आप PTI को सियासी गंद कह रहे हैं, इसको दहशतगर्द कह रहे हैं, तखरीबकार कह रहे हैं। कल आप इस्टेब्लिशमेंट, आपको बड़ा ख्याल था कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है, आज क्या कर रहे हैं आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ? सारा कुछ उन पे डाल के क्या क्या आप हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं। ये बस कर दें। मियाँ साहब बड़े कोई मुदब्बर, तो मुस्लिम लीगी दरमियान में सीनियर बड़े मुदब्बर कोई भी नहीं करना चाहता। बन गई ना मुज़ाकराती टीम। पहली दफ़ा 26 नवंबर की वो जो गोलियां चलाने के बाद पहली दफ़ा, कितना इम्पोर्टेंट मौका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सानिया डी चौक हुआ उसके फौरी बाद मुज़ाकरात की बात की, कमेटी बना दी, कमेटी में सारे मुतदल लोग, फिर पहली दफ़ा हुकूमत को माना। ये नहीं कहा कि धांधली का ये जाली हुकूमत है इसके साथ नहीं बैठेंगे, ये नहीं कहा कि धांधली तहकीकात करें, ये मुतालबा नहीं है इसमें। पहली दफ़ा हुकूमत को माना है, मान कर उनको कहा हमारे साथ बात करो। ये तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मौका है और अहम चीज़ है। और फिर उसके बाद
कहा कि असीर कैदियों की रिहाई कराएं, जो नाहक कैदी हैं उनको रिहा करवाएं, और 9 और 26 पे 9 मई और 26 नवंबर पे सीनियर जज की क्या वो सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाए। नहीं बन सकते, दोनों नहीं माने जा सकते, लेकिन कोई हर्ज था? आधी संजीदगी दिखाते, जितनी मौलाना साहब के साथ ये आड़ियाँ जाड़ियाँ कर रही है हुकूमत, आधी संजीदगी दिखाते, एक्टिंग कर लेते, अदाकारी करके कोई कमेटी बना देते, गोंगलुओं पे मिट्टी झाड़ देते। लेकिन ये बेनिफिशरी है इस लड़ाई की। नंबर 1, इनके पास ये कभी भी इनके साथ नहीं बैठना चाहते, जो ख़त्म करना चाहते हैं। इमरान खान 5 साल जेल रहे, पीटीआई ख़त्म हो जाए। तो अब अगर इसके बाद ये कमेटी नहीं बनाते, मुज़ाकरात नहीं करते, और फिर खुदा ना खास्ता अगर सिविल नाफरमानी की तरफ बाल जाती है, तो इसमें बराबर की शरीकी हुकूमत भी होगी। भट्टी साहब, आपने माना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को एक्सेप्ट किया है, हुकूमत की हैसियत को माना है। सर, आपके बकौल सानिया डी चौक हुआ, इतनी बड़ी हैपनिंग, उसके बाद क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैसे मैंडेट मान लिया इस हुकूमत का? मैडम शेख, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? क्या मानना? ये मानना, मान के बात करना, और एक यानी वो दरमियान से कांटा निकालना सर कि जिसकी वजह से कोई बात हो ही नहीं रही। आप सिर्फ इतना बताइएगा, अच्छा लगा एज ए पाकिस्तानी के नहीं? सर, ये तो मसला ही नहीं है ना। मसला तो मेरा ये था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि बहुत गलत हुआ और बहुत बड़ा एक सानिया हो गया, तो फिर उसके बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की हैसियत कबूल करके आपके बकौल क्यों आगे बढ़ रही है? मैडम शेख, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? सर, ये मेरे अच्छे ना लगने की तो बात ही नहीं है ना, मैं तो वजह नहीं, मैं सिर्फ एक सिंपल, मेरी हो सकता है मैं इस पे अपनी बात करूं, क्योंकि आप जब हमसे यस या नो पूछती हैं, तो मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि ये जेस्चर अच्छा लगा एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठना, लेकिन और सर, वो मामला दरमियान से आप निकालना जिससे तनाज़े हो। सर, लेकिन मैं तो इसकी वजह पूछना चाहती हूँ, वजह पूछे बगैर तो मैं अपनी राय कायम ही नहीं कर सकती ना। मैं बताता हूँ, एक इन्फॉर्म्ड पर्सन जो होता है, वो तो जब तक उसको सारे के सारे फैक्टर्स पता होते हैं, उसके बाद ही अपनी राय कायम करता है ना। तो मैं पहले ये समझना चाहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसा क्या हुआ, या उन्होंने क्या सोचा कि नंबर 1 उन्होंने ये फैसला किया कि वो ना सिर्फ चोर डाकुओं के साथ अब बैठने को तैयार हैं, मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, और फिर डी चौक हुआ, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया। शुक्रिया चोर और डाकू कहने का मैडम शेख। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है कि आप भी कह रही हैं चोर और डाकू, उनकी वजह से, उनके बिहाफ पे कह रही हैं, लेकिन अच्छा लगा मुझे सुनकर। तो वजह बता दें सर। ये मैडम शेख, पहली बात तो ये मैडम शेख, कोई मैंडेट नहीं माना। मैं जो 2 वजह बाकी हैं वो मैं पहले मासूमियत में बताने लगा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो दरमियान में आ गया। तो कोई मैंडेट नहीं माना, कोई चोर डाकू से नहीं हटाया कि वो चोर डाकू नहीं हैं या वो अपने मौक़िफ़ से हट गए हैं। उन्होंने एक जो उन पर मुसलसल तनकीद हो रही थी, जो पार्टी के अंदर से लोग कह रहे थे, या जो मैसेजिंग पार्टी को आ रही थी मुख्तलिफ के ज़रियों से कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठें, तो उन्होंने वो हटा दिया है, एक बड़ा बार हटा दिया है कि मान लिया आप हुकूमतें, हम वो करते रहेंगे कि अपने मैंडेट के लिए आपने जितने भी अपने बख्शवाएँ, आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, वो साइड पे रखें, आए बैठें, इन इश्यूज़ पे बात करते हैं। अब इसके पीछे 3 वजूहात है मैडम शेख, और ये एक तो आपने बता दी कि एक साइड की कि इमरान खान पर कोई बड़ा मुकदमा या दहशतगर्दी की अदालत में चलाए जाने वाला मुकदमा जो डॉन न्यूज़ की है, 2 और भी हैं। वो जो हैं वो मेरा ख्याल है अभी कबल इस वक्त है उस पर बात करना, लेकिन ये बड़ा अच्छा जेस्चर है, बहुत अच्छी बात है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कल का मुझे नहीं पता क्या हो जाए, लेकिन आज अगर उन्होंने कमेटी बनाई है, और जो कमेटी उनकी सबसे बेहतर लोगों की कमेटी है जो लड़ने वाले नहीं हैं, और हुकूमत को चैलेंज नहीं किया, हुकूमत को कहा फ्रीक माना है कि आप फरिश्ते हैं या इंसान हैं, तो आए बैठते हैं, बात करते हैं। तो अगर अब हुकूमत नहीं बात करती, और जो मेरा ख्याल था, मेरा पहले दिन से ये ख्याल था कि हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी बात करना, क्योंकि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ इसको सियासी गप समझते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं, और शहबाज शरीफ की जो गुफ्तगू आप सुन चुके हैं, और ये बेनिफिशरी इस लड़ाई की, और सियासी स्पेस ना मिले, इमरान खान जेल में रहे, पार्टी पर पाबंदी लगे, ये इनकी ख्वाहिश है।
लेकिन एक बहुत अच्छा डेयरिंग ब्लफ कॉल की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और कहा है कि हमारे साथ बैठे। अब इस हुकूमत अगर ये नहीं बैठती तो ये आगे जो कुछ भी होगा उसकी उतनी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी अगर कुछ गलत हुआ और उतनी हुकूमत होगी जितनी तहरीक इंसाफ है। फ़खर, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो जेस्चर दिया गया इसके ऊपर हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए? अलीना, पहली बात तो ये है कि क्या ये जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जेस्चर दिया गया है ये वाकई उसी तरह ही है जैसे माजी में होता रहा? देखें, माजी में अभी रिसेंट पास्ट में देखें तो महमूद खान अचकज़ई को पूरे अख्तियारात दे के इमरान खान ने जो मुज़ाकरात के लिए वो किया था, उनको अपने तमाम तर अख्तियारात का वो दिया था। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। इवन जो PTI की अपनी पोलिटिकल पार्टी है उसके अंदर जो डिस्कस होता है, दूसरे दिन इमरान खान की तरफ से जो भी मुलाकात करके आते हैं, 10 बंदे वो मुलाकात करके आते हैं, वो कुछ कहते हैं, इमरान खान अपनी जो फैमिली के लोग हैं उनके ज़रिए उनको टोटली निगेट कर देते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये जो PTI की तरफ से अब ये फैसला किया गया, इवन जो PTI के अपनी जो सीनियर जो दस्तयाब क़यादत है उसकी तरफ से भी ये श्योरिटी उनको नहीं होती कि जो बात वो किसी के साथ भी करें, चाहे वो हुकूमत के साथ करें, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करें, किसी के साथ भी करें, वो इमरान खान मानेगा भी या नहीं मानेगा। वो अभी अनाउंस कर रहे हो इमरान खान की तरफ से, वो तो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ट्वीट आके उनको पता चल जाएगा कि उनकी बात रिजेक्ट कर दी गई है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो PTI की तरफ से ये ऑफर उमर अयूब साहब की तरफ से या जो बाकियों की तरफ से है वो उसके ऊपर कोई अमल हो भी सकता है, क्योंकि असल जो फैसला है वो इमरान खान ने लेना है और इमरान खान टोटली अनप्रेडिक्टेबल हैं और वो कोई भी ये जो ख़ासतौर के ऊपर जो अपने पार्टी के रहनुमा हैं उनकी तरफ से जो भी सजेशंस आती हैं, मैं नहीं समझता कि वो कभी उनके ऊपर इतना ज़्यादा अमल दरामद करते हुए, और वो भी उस वक्त के वो जिस पूरे 2 साल से उन्होंने जेल काटी है, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ उनका एक अपना एक बयानिया है और अपना ही एक जो नुक्ता नज़र है वो उसको नेगेट करते हुए इस हुकूमत के साथ बैठेंगे। मेरा ख्याल है कि ये PTI की तरफ से कोई ब्लफ खेला गया है, या ब्लफ नहीं है तो ये जो इन्होंने ये जो दस्तयाब क़यादत है उनकी तरफ से कोई ऐसे ही वो समझता हूँ कि एक ये ऑफर की गई है इमरान खान की। मैं नहीं समझता, मैं तो ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि विद इन नेक्स्ट 2 या 3 डेज़ कोई इमरान खान की फिर इस तरह का बयान आ जाएगा जिससे ये जो सारा ये जो अभी इन्होंने मुज़ाकरात की ऑफ़र की है या जो बातचीत हो रही है वो टोटली पीछे रह जाएगी। तो ये मैं नहीं समझता कि कोई ये संजीदा ऑफर है या इसके ऊपर कोई पेशरफ्त भी हो सकती है। हाँ जी, भट्टी साहब, खान साहब की रजामंदी शामिल है इसमें आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है इमरान खान कहने लगा था, अचानक आगे फ़ख्र बाहें फैला के आ गया, नहीं खान साहब आप पहले ही बेएतबारे हैं, मज़ीद एतबार कौम ना करे। कैसी बात करती हैं? इमरान खान की मर्ज़ी से हुई है ये कमेटी बनी है, 3 मरतबा इसमें मीटिंग्स हुई हैं। फ़ख्र तो इस तरह इमरान खान को करता है कि जिस तरह उसने ना बिल्कुल एक चीज़ सर, क्योंकि डॉन के ऊपर हामिद रजा साहब ने भी बात की और उन्होंने भी यही कहा कि हम ताकतवर लोगों से बात करेंगे। भाई आप आज उन्होंने कह दिया, आज की बात करें ना, हो सकता है कल फिर मैं और आप डिस्कस कर रहे हो कि उन्होंने ताकतवर क्या, कैसी आप कर कभी पीछे चली जाती हैं। मैडम शेख के मुक्तदरा के पीछे कौन था, कभी आगे चली जाती हैं, मौजूदा पे रहे ना, आज क्या बात हुई उस पे बात करें। भट्टी साहब, कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है, इस तरह से फजूल में डाइवर्ट ना किया करें। भट्टी साहब, महमल इमरान खान ने कमेटी बनाई है, वो कमेटी आई है, आज की घड़ी इस वक्त तक वो कमेटी कायम है, आप कभी आगे चली जाती हैं, किसकी मंजूरी है इमरान खान की? तो भाई किसकी है? मैंने मंजूरी दी है। यहाँ पर मसला ये है कि ऐसे लगता है कि जैसे तारीख जो है ना वो 2024 के इलेक्शन से शुरू हुई है। बात यहाँ पर ये होती है, पुरानी आप एग्जांपल्स दें, कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है पुरानी एग्जांपल्स को देने का। एक सिविलिटी थी पॉलिटिक्स के अंदर, बदतहजीबी नहीं थी। यानी कि जिस शख्स ने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे 126 दिन का धरना दिया, अगर उसके बाद भी और उस हुकूमत के खिलाफ दिया, उसके बाद भी अगर साथ उनके बैठ जाते तो कोई एक सिविल डिस्कोर्स हो रहा था, कोई एक चीज़ हो रही थी, एक सियासत हो रही थी। PDM ने जब इलेक्शन की डेट दी 9 मई से पहले जो है, यानी कि इनके मामला एस्टैब्लिशमेंट से भी हो गए थे और उन्होंने भी हुकूमत ने डेट दे दी, लेकिन क्या वो मियाँ साहब ने रोका था इमरान खान को फ़ोन करके कि नहीं लेनी तुमने इलेक्शन की डेट? ये जो बातें यहाँ पर होती हैं कि जी मियाँ साहब की एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, फलानी एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक हिस्ट्री, एक कॉन्टेक्स्ट है हमारी सियासत का, और फिर किस तरीके से सब कुछ होने के बाद एक हुकूमत, इलेक्टेड हुकूमत जो है उसको किस तरीके से उसका तख्ता उल्टा जाता है अदलिया के थ्रू, और उसके बाद एक हाइब्रिड निज़ाम मुसल्लत होता है और वो परमानेंट हो जाता है। कोई इस हाइब्रिड निज़ाम को सही नहीं कह रहा। मैं इधर आपको पता है सबसे ज्यादा हाइब्रिड निजाम के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म भी करती हूँ, बोलती भी कि इसको रोल बैक लाजमी होना चाहिए, लेकिन ये रोल बैक एस्टैब्लिशमेंट नहीं करेगी क्योंकि वो बेनिफिशियरी हैं। ये रोल बैक सियासी जमातें ही करेंगी, जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल स्पेस पॉलिटिकल लोग ही लेकर देंगे और कोई नहीं इनको थाली में नहीं देगा।
ठीक है जी, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।